दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका श्रुतिकोश पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों को हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम आर्टिकल्स शुरू करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार है कहाँ से कहाँ तक। तो किसकी बात करेंगे हम? मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भाग 3 के अंतर्गत है और आर्टिकल 12 से 35 तक, और ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान के विल ऑफ राइट्स से लिए गए, ये लिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। देखिए, आप एक चीज़ जानते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने एक चीज़ तो देखी होगी, मौलिक अधिकार हैं कहाँ से? मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35। अब आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार है तो सही, लेकिन हम जब भी मौलिक अधिकारों की बात करते हैं हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से और 32 तक। तो बाकी के जो आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और उधर आर्टिकल 33, 34, 35, इनका क्या रोल है वो भी तो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 12 की। तो आर्टिकल 12 में है क्या दोस्तों? आर्टिकल 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के अंदर दी हुई है। दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी हुई है, ये भाग 3 के प्रयोजन के लिए है। 3 के प्रयोजन के लिए। इसका मतलब ये कि राज्य की परिभाषा यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों के आधार पर जो आवश्यक होगी वह राज्य की परिभाषा है। अलग अलग जगह हमारे संविधान के अंदर एक जगह नहीं है, कई जगह है। अब अगर हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 के अंदर भी यही राज्य की परिभाषा जो है वहाँ पर लागू की गई है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें भाग 6 की, तो भाग 6 के अंदर जो आर्टिकल 152 है वहाँ पर राज्य की परिभाषा दी हुई है। तो इसके भाग 6 के प्रयोजन के लिए आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा है, और जहाँ पर हम आर्टिकल 12 की बात कर रहे हैं वहाँ आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा जो है मौलिक अधिकारों के लिए है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर आर्टिकल 12 के अंदर शामिल क्या है राज्य की परिभाषा में। तो दोस्तों आर्टिकल 12 में राज्य की जो परिभाषा है वहाँ पर शामिल है कि इस राज्य में कौन कौन सम्मिलित है। तो राज्य में कौन सम्मिलित है दोस्तों? राज्य में सम्मिलित है भारत की सरकार एवं संसद। भारत की सरकार का मतलब केंद्र सरकार सम्मिलित है, संसद सम्मिलित है, लोकसभा, राज्यसभा। फिर इसमें सम्मिलित है राज्यों की सरकारें एवं राज्यों की सरकार के साथ क्या जाएगा, यहाँ पे संसद है तो यहाँ पे क्या जाएगा, विधानमंडल। और अगर बात करें तो यहाँ पर सभी स्थानीय प्राधिकारी भी यहाँ पे सम्मिलित हैं। सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी ये इसमें सम्मिलित है। अब बात आती है कि यहाँ पर अब दो चीज़ में तो आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह कि भारत की सरकार है और संसद है, राज्यों की सरकारें हैं यानी राज्य सरकार है, और विधानमंडल इसमें सम्मिलित किए गए हैं। फिर बात की गई कि सभी स्थानीय जो अधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं, अन्य प्राधिकारी सम्मिलित हैं। अब प्रश्न यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि यहाँ पर ये जो प्राधिकारी शब्द है ये प्राधिकारी शब्द है क्या? तो सबसे पहले हम इस प्राधिकारी शब्द की बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्राधिकारी से तात्पर्य क्या है। दोस्तों
जो प्राधिकारी यहाँ शब्द दिया हुआ है, आर्टिकल 12 के अनुसार, आर्टिकल 12 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्राधिकारी से तात्पर्य क्या है? किसी ऐसे व्यक्ति की हम बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति या निकाय से संबंधित है जिन्हें कोई विधि बनाने का, उपविधि बनाने का, या फिर कोई आदेश या कोई अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने की, या फिर उनको बदलने की, प्रवर्तित करने की शक्ति होती है। तो वे क्या हैं? वे प्राधिकारी कहलाते हैं। बात समझ में आई होगी दोस्तों। आर्टिकल 12 के अनुसार अगर हम प्राधिकारियों की बात करें तो प्राधिकारी कौन? प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना बनाने या जारी करने की, या फिर उनको बदलने की, परिवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त होती है, वो प्राधिकारी कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आखिर जिन स्थानीय प्राधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, उन स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत आते कौन हैं? तो दोस्तों, ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत कौन आएंगे? देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत आएगी नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आपकी ग्राम पंचायतें, आपके जो सेटलमेंट बोर्ड है, और इसी तरह के निकाय है, वो निकाय इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो कौन कौन आए? सभी स्थानीय प्राधिकारियों की जब हम बात करते हैं तो स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत आते हैं नगर पालिकाएं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हैं वो, इसके अलावा जो ग्राम पंचायतें हैं वो, और माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड जो है वो। ये सारी जो संस्थाएं हैं ये स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आती है। अब यहीं पे हम बात कर लें कि यहाँ पर अन्य प्राधिकारियों की बात भी की गई है। तो ये अन्य प्राधिकारी कौन हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? तो अब हम बात कर लेते हैं अन्य प्राधिकारियों की। तो ये अन्य प्राधिकारी कौन? अन्य प्राधिकारी। तो दोस्तों, जब अन्य प्राधिकारियों की बात करते हैं तो अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं। किसके द्वारा? संविधान या फिर किसी परिनियम द्वारा। संविधान या फिर किसी परिनियम द्वारा जब इन जो पद सृजित किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें क्या अधिकार होता है? इन्हें अधिकार होता है कोई विधि या उपविधि बनाने का। किनको? जो संविधान या किसी परिनियम के तहत आते हैं, ऐसे प्राधिकारियों को विधि या उपविधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये विधि उपविधि तो बना सकते हैं, लेकिन इनको क्या प्राप्त नहीं है? इनको संप्रभु शक्ति प्राप्त नहीं है। संप्रभु शक्ति प्राप्त नहीं है कि ये सब सर्वे सर्वा हो गए इस चीज़ के लिए। नहीं, ये तभी तक हैं जब तक संविधान या परिनियम के आधार पर उन्हें वो पद दिया गया है या उन्हें गठित किया गया है। अब कौन कौन से ऐसे मुख्य रूप से हम कहें कि कौन से प्राधिकारी हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो आपकी LIC है, जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, ये जीवन बीमा निगम जो है वो इस तरह का प्राधिकारी है। अब ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये कई न्यायिक निर्णयों के आधार पर ये जुड़ी हैं, जो स्थानीय व अन्य प्राधिकारी हैं इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये हम दोनों ही तरह के जो लोग वो प्राधिकारी हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जीवन बीमा निगम है,
ऐसे ही प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों। पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से प्राधिकारी है, तो ये जीवन बीमा निगम या फिर इसमें ही तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। या फिर हम बात करें कारखाना वित्त निगम, ये भी इसी अंतर्गत आता है। या फिर विश्वविद्यालयों की बात कर लें, जो विश्वविद्यालय हैं आपके वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। या कोई विधिक व्यक्ति हो, विधिक व्यक्ति के अंदर कौन आते हैं, जैसे जो मान लीजिए सरकारी कंपनी कोई है, या फिर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है आदि, ये विधिक व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपकी भारत पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम निगम, तो ऐसे जो आपके जितने भी हम यूँ कहें कि स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आप कई और चीज़ों को भी ले सकते हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल सोसाइटी है, भागीदारी फर्म है, बालक सहायता संघ है, या फिर हम बात करें तो जो आपके ISO है, भारतीय सांख्यिकी संगठन जो है, वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था दोस्तों भारतीय खाद्य निगम का, तो भारतीय जो खाद्य निगम है वो खाद्य निगम भी इसके अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जो आपके बैंक और बीमा कंपनियां हैं, वो बैंक व बीमा कंपनियां जो है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत ही आती है। बाकी BSNL वगैरह है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो सरकार के लिए काम कर रही है और सरकार के किसी विधि या उपविधि का निर्माण कर रही है, ऐसे सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनको राज्य में नहीं शामिल किया गया है, जैसे कि आपका NCERT को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। या हम बात करें वक्फ बोर्ड, या हम बात करें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, ऐसे जो कुछ हैं आपके BCCI, ये जो हैं इसके अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 12, और अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 12 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आर्टिकल 12 जो है वो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये जुड़ा हुआ है राज्य की परिभाषा से। अब बात करते हैं हम दोस्तों आर्टिकल 13 की, कि आखिर आर्टिकल 13 में क्या है। दोस्तों आर्टिकल जो 13 है वो है जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं वो आर्टिकल 13 में दी हुई है। या हम यूँ कहें कि आर्टिकल 13 जो है वो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। मूल अधिकारों से असंगत विधियां जो हैं यहाँ पर है आर्टिकल 13 में, और मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी इसको कहा जाता है। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच इसको कहा जाता है। इसके अलावा न्यायालय जो है उनको मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है, ये हम जानते हैं, क्योंकि न्यायालय के अंदर ही हम कोई रिट जो है वो फाइल करते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ये पूर्व में हमने बात की थी। तो इसके तहत ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, उनसे जुड़ी हुई नहीं है। तो न्यायालय की यह शक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? न्यायालय की यह शक्ति कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो आर्टिकल 13 के अंदर क्या है? आर्टिकल 13 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी एक राजनीतिज्ञ हुए कार्बिन। दोस्तों कार्बिन ने कहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। यानी जो विधान मंडलों के द्वारा अधिनियम बनाए गए हैं
उन अधिनियमों के अंदर कोई ऐसा अधिनियम तो नहीं बना दिया गया है जो कि गलत है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो ऐसी किसी संवैधानिकता की जो जांच है वो न्यायालय के द्वारा की जाती है, ये कार्बिन महोदय कहते हैं। और ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है इसीलिए आर्टिकल 13 के अंदर दी हुई है कि ऐसे जो अधिनियम हैं, ऐसे जो नियम हैं जो इन अधिकारों को कंट्रोल करते हैं, अधिकारों को कम करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, ऐसे सभी अधिनियमों की संवैधानिकता की जो जांच है वो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय कर सकता है। दोस्तों, हमने पूर्व में भी बात की कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, मैंने जब आपको स्रोत बताया था तो स्रोत के अंदर बताया था कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से ये लिया गया है। तो न्यायिक जो पुनरावलोकन की शक्ति है वो क्या कहती है? ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। किस किस को प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई है उच्चतम न्यायालय को, और ये प्रदान की गई है उच्च न्यायालय को। तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के आधार पर और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 यानी 226 के आधार पर ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसे काम में लेता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि जो आर्टिकल 13 है दोस्तों, आर्टिकल 13 यहाँ पर दो पार्टीशन में इनकी विधियों को बांटा गया है। दो पार्टीशन है। कौन से दो पार्टीशन है? एक पार्टीशन है आर्टिकल 13(1) और एक पार्टीशन है आर्टिकल 13(2). अब आर्टिकल 13(1) और 13(2) में क्या है दोस्तों? यहाँ पर तो दिया हुआ है संविधान पूर्व की विधियां और यहाँ दी हुई है संविधान पश्चात विधियां। तो आर्टिकल 13(1) और आर्टिकल 13(2) के अंदर दो तरह की विधियों का वर्णन किया हुआ है, संविधान पूर्व की विधियां और संविधान पश्चात की विधियां। तो आर्टिकल 13(1) क्या कहता है? पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 13(1) क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 13(1) कहता है कि आर्टिकल 13(1) कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पूर्व की भारत में प्रबद्ध ऐसी सभी विधियां जो भाग हमारा 3 है, ये मौलिक अधिकार है, उसके उपबंधों से असंगत है, वो यहाँ पर क्या होगी? शून्य होगी। यानी संविधान के लागू होने से ठीक पूर्व भारत में अगर ऐसा कोई नियम था, ऐसी कोई विधियां थी जो भाग 3 के उपबंधों के असंगत है, उसके जो कंट्रोल करने का काम करती है, तो ऐसी सभी विधियां जो है वो शून्य होगी। ये बात जो है वो आर्टिकल 13(1) में की गई है। यहाँ हम इसको देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 13(1) में क्या है कि भारत में प्रबद्ध ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत है, क्या होगी? शून्य होगी। और ये विधियां कैसी है? संविधान लागू होने के ठीक पूर्व, संविधान लागू होने के ठीक पूर्व की। तो संविधान लागू होने के ठीक पूर्व की भारत में प्रबद्ध ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत है, शून्य होगी। दोस्तों, अनुच्छेद जो 13(1) है वो भूतलक्षी नहीं होता। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संविधान पूर्व विधि में प्रारंभतः शून्य नहीं है। अगर हम बात करें तो संविधान के लागू होने पर ही ये जो विधियां हैं ये प्रभावहीन हो जाती है, और ऐसी विधियों को ही दोस्तों कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत।
डॉक्ट्राइन ऑफ एलिप्स, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों ये। तो ये आच्छादन का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया। दोस्तों एक वाद हुआ था भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश का, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश, भीकाजी, और इस वाद के अंदर से ही ये जो सिद्धांत है जिसकी मैंने अभी बात की, आच्छादन का सिद्धांत, ये अस्तित्व में आया। तो उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत दिया, आच्छादन का सिद्धांत, इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूलाधिकारों से आच्छादित हो जाती है और सुषुप्तावस्था में चली जाती है। तो आच्छादन हटते ही वह वापस पुनर्जीवित हो जाती है। ये बात इस आच्छादन के सिद्धांत में कही गई थी। तो इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 13(2) की। और आर्टिकल 13(2) की हमने पहले बात की थी कि आर्टिकल 13(2) क्या है। आर्टिकल 13(2) है संविधान के बाद। तो संविधान के लागू होने के पश्चात अगर विधानमंडल द्वारा कोई निर्मित विधियां हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल 13(2) बात करता है। और इसके आधार पर क्या कहा जाता है कि अगर ऐसी कोई विधि जो भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों को छीनने का काम करती है तो वे क्या होंगी, वे नुन्न होगी, शून्य होगी। ठीक है। 13(1) में तो क्या कहा कि संविधान लागू होने से ठीक पूर्व अगर ऐसा कोई नियम है तो वह शून्य होगा। और 13(2) में यह कहा गया कि अगर संविधान बनने के बाद ऐसा कोई नियम या तो बनेगा ही नहीं और बन जाएगा तो वह क्या होगा, अगर भाग 3 के जो मूल अधिकार है उनको छीना जाएगा तो वह शून्य होगा। तो क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को छीनती है या फिर क्या करती है, उन्हें न्यून करती है। ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। और अगर ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी तो क्या होगी, वो शून्य हो जाएगी, यानी प्रारंभ से ही वह विधि शून्य होती है। और ये जो है एक और सिद्धांत से संबंधित है। ये सिद्धांत है दोस्तों पृथक्करणीयता का सिद्धांत। किससे जुड़ा हुआ ये, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो इसके अनुसार यदि किसी अधिनियम का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो लेकिन शेष भाग नहीं करता हो तो फिर मूल अधिकारों के उल्लंघन करने वाले भाग को शेष भाग से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये पृथक करने के नाम से पता चल रहा है, पृथक करना, पृथक्करणीयता। यानी अगर कोई एक भाग के मूल अधिकारों का, विधि का कोई एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है उस भाग को हटा दिया जाता है और बाकी भाग जो है वो रहने दिया जाता है। तो ये जो अधिकार है, ये जो सिद्धांत है, सॉरी, ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत जो है वो कहलाता है। तो ये हमने बात की आर्टिकल 13(1) और 13(2) की, और आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि साहब न्यायिक पुनरावलोकन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो न्यायिक पुनरावलोकन से पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी कि भाई किसी संविधान के अंदर कोई परिवर्तन होता कैसे है, तो वो होता है संविधान संशोधन के द्वारा, आप जानते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 13(3) जो है वो इसी बात के बारे में बात करता है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला अगर कोई भी, मान लीजिए, अध्यादेश है या आदेश है या फिर नियम है, विनियम है, उपनियम, कोई अधिसूचना है, रूढ़ि है, कोई प्रथा है, उनका समावेश किया जाता है
तो क्या करना होगा, वो संवैधानिक संशोधनों के आधार पर ही करना होगा। तो इसके आधार पर ये कहा गया कि कोई भी जो विनियम है, वो एक वाद हुआ था दोस्तों शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में ये बात रखी गई थी कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि जो शब्द आ रहा है उसके अंतर्गत क्या है। उसके अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अपनी साधारण विधायक शक्ति जो है उसके प्रयोग में बनाई गई जो विधि है वो आती है, ना कि संवैधानिक संशोधन की विधि। तो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के बाद में बात की गई। कुछ वाद इसमें आपको एक बार मैं नाम लिख देता हूँ, वो वाद आपको कई बार पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल 13 से वो संबंधित है। एक तो मैंने बात की शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है। तो ये बात क्या कहता है कि साहब विधानमंडल द्वारा कोई अगर विधि जो बनाई जाती है वो उसमें प्रयोग में आएगी साधारण विधायी शक्ति के आधार पर, ना कि कोई संवैधानिक संशोधन के आधार पर किया जाए तो वो। लेकिन एक बात इसके बाद हुआ सज्जन सिंह का, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का। इस वाद में क्या किया, इसमें जो डिसीजन था इसी को फॉलो किया गया, इसी का अनुसरण कर दिया गया। लेकिन यहां पर जब गोलकनाथ का वाद आया पंजाब राज्य के साथ, तो इस मामले में जो ऊपर निर्णय दिया गया था उन निर्णय को बदल दिया गया और उसमें कहा गया कि संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती है। यहां पे क्या कह रहा था, की जा सकती है। यहां पर कहा गया कि साहब संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा भी क्या नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। ये बात कही क्यों, कौन से बाद में कही, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद। तो यहां पर सीधा सीधा कह दिया गया कि साहब संविधान संशोधन अगर आप कर भी दो तो भी आप मूल अधिकारों में तो संशोधन नहीं कर पाओगे। फिर 24वां संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान संशोधन विधि थी उसमें से अनुच्छेद 13 से उसको संविधान संशोधन की विधि को ही बाहर कर दिया गया 24वें संविधान संशोधन में। और ये 24वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1971 में। उसके बाद एक वाद आया दोस्तों केशवानंद भारती का, क्योंकि 1971 में 24वां संविधान संशोधन और 1973 में ये वाद आ गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। और इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय क्या कहता है यहाँ पर, उसने कहा कि साहब संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं हो सकता है, अतः संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ में एक लाइन और जोड़ दी कि वो संशोधन कर तो सकती है लेकिन उसका आधारभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये कहा गया कि साहब संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु क्या नहीं होना चाहिए, उसका आधारभूत ढांचा परिवर्तित ना हो, प्रभावित ना हो। ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस वाद में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित हो गया था। एक यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट आप डाल लीजिए कि कौन से वाद के अंदर संविधान के
आधारभूत ढांचे की बात कही गई, तो आप यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं नोट डाल के कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस वाद में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। यह आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित हुआ यहाँ पर। तो ये हमने बात की और कुछ हमने महत्वपूर्ण वादों के बारे में भी बात की। ये महत्वपूर्ण वाद हैं जिनके बारे में बार बार कई एग्ज़ामों के अंदर पूछा जाता है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे थे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की कि इनमें क्या बात जो है वो दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे वीडियो में हम समानता के अधिकार को शुरू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।